Hi everyone, welcome to my YouTube channel Education Success. I am Vikram Kumar. It's me. I am Vikram Kumar. आज जो आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का अकाउंटेंसी का किसका अकाउंटेंसी का हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए जो कि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका है? तो ECY यानी अकाउंटेंसी का। किसका है? तो अकाउंटेंसी का यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। किसका है? 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को एकदम बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया, जो कि 2022 की एकदम मॉडल सेट जो हम बनाया गया है बुक में, मॉडल सेट जो है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए, जो कि आज जो करवाएंगे यानी 7 क्वेश्चन मॉक टेस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 VVI क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एकदम रट लेना। और कल इन्हें बताए थे आप लोगों को यानी PDF लेना है या आप लोग याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, यानी किसी भी प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके या PDF लेकर, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सक्सेस को अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, जरूर लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी ये 17 जो है ये बुक में दिया गया है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान, यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया हमने, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय यानी आय व्यय खाते में 2 अंतर बताइए। आप लोगों को ये कम से कम 5 से 10 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम, तो रख लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता आय व्यय खाते में 2 अंतर बताइए। स्टेट टू डिफरेंस यानी डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता का तथा आय व्यय खाता में अंतर, यानी 2016 में पूछा गया। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड में पूछा गया। क्या है? बिहार बोर्ड में पूछा गया 2016 में क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अंतर का आधार दिया गया, और यहाँ पर जो दिया गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता, किसका अंतर बताने के लिए बोला जा रहा है? यानी आय व्यय खाता में अंतर, यानी प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता दोनों में अंतर बताना है। तो चलिए अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया अंतर? तो अंतर 1 है, यानी अंतर यानी जो संख्या जो है खाते की प्रकृति या खाते की यानी प्रकृति देखा जा रहा। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का यानी प्रकृति देख लेते हैं। यह एक वास्तविक खाता है। क्या बोला जा रहा? यह एक वास्तविक खाता है, और आय व्यय जो खाता है यह एक नाममात्र खाता है। क्या है? यह जो यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है यह एक वास्तविक खाता, और आय व्यय खाता जो है यह एक नाममात्र खाता है। अगर आप लोग यहीं पर से याद रख लेते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी यहीं से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पर से आपको निकाला जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे अभी इस प्रकार से हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्या? जैसे कि ये आय व्यय आपको पूछा जाएगा, आय व्यय खाता डैश है, यानी आपको ऑप्शन में देगा नामात्र खाता, रियल यानी वास्तविक खाता, नाम यानी ये सब ए बी दोनों तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो आय व्यय खाता जो है आय व्यय खाता डैश है, यानी आपको ऑप्शन में 1 देगा नामात्र खाता है, और दूसरा काम देगा यानी वास्तविक खाता है, और तीसरे नंबर में देगा क्या? ई एवं बी दोनों होगा, और डी देगा इनमें से कोई। तो खाता कहाँ से निकला? यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आय व्यय खाता जो है ये नामात्र खाता है। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या? वास्तविक खाता है। इसी यानी आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं अगर, तो ऑब्जेक्टिव करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर यानी 2 जो है अंतर का आधार जो है खाते का रूप, यह नगद लेन देनों को वर्गीकृत सारांश या विवरण है, इसलिए इसे गैर व्यापारिक संस्था का रोकड़ खाता कहा जा सकता है। जैसे कि आप लोग ये अगर एक याद कर लेते, एक किसी का याद कर लीजिए, एक किसी का याद कर लीजिए और इसका विपरीत इस साइड का लिख दीजिए, हो गया एकदम। सिर्फ आपको एक साइड वाला याद करना है,
एक साइड वाला याद करके और इस साइड का एकदम भर देना। तो क्या है, यह नगद लेन देनों को वर्गीकृत सारांश या विवरण है, इसलिए इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं का रोकर कहा जाता है। यह एक गैर व्यापारिक संस्थाओं का यानी आय व्यय खाता जो है, यह एक गैर व्यापारिक यानी संख्याओं का रेवेन्यू खाता है जो लाभ हानि खाते की तरह काम करता है और ये गैर व्यापारिक यानी खातों के लिए कहा जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फॉर्मूला भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं कौन सा, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है, कार्यशील पूंजी क्या है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, यानी उत्तर दिया गया है चालू दायित्वों पर चालू संपत्तियों के अधिक्या को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, कार्यशील पूंजी क्या है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, यानी उत्तर दिया जाएगा, आप लोग याद कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या है, चालू दायित्वों पर चालू संपत्तियों का अधिक्या को कार्यशील पूंजी कहा जाता है और इसका सूत्र क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बराबर, यानी वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करेंट एसेट्स बटे करेंट, यानी करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, यानी क्या, कार्यशील पूंजी का यानी क्या सूत्र जो होता है करेंट एसेट्स बटे यानी माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है, जो आपको अच्छी तरह से याद करवा दिए थे। हमको उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, क्या होगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है, यानी चालू संपत्ति और चालू दायित्व माइनस चालू दायित्व माइनस यानी चालू संपत्ति और माइनस चालू दायित्व होता है वर्किंग कैपिटल बराबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है, क्वेश्चन नंबर, सकल लाभ अनुपात किसे कहते हैं, सकल लाभ अनुपात किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्रॉस यानी रेशियो, व्हाट इज ग्रॉस रेशियो, यानी सकल लाभ अनुपात किसे कहते हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन जो आप लोगों को 7, 5 कभी 10 ये क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको अभी बोल रहे हैं तो आप लोग समझिएगा नहीं, अब जब एग्जाम में यही आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, यानी जब क्वेश्चन जो मिल जाएगा इससे, तब देखिएगा एकदम खुश हो जाएगा, ओ सर जी बाद में बताएं, ये वीडियो तो हमने देखे थे, याद नहीं था, ऐसे में नहीं होता है, तो याद करना पड़ता है। सकल लाभ अनुपात किसे कहते हैं, तो उत्तर दिया गया, यह अनुपात सकल लाभ और शुद्ध विक्रय के अनुपात को बताता है। सकल लाभ अनुपात क्या है, यह अनुपात सकल लाभ और शुद्ध विक्रय के अनुपात को बतलाता है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट गुने 100 बटे नेट सेल्स, आपको ये सूत्र भी याद रखना होगा और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। क्या आपको याद रखना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट यानी गुने 100 बाय नेट सेल्स। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ये यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो ये 1 जो दिया गया है, एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ए पार्टनर्स। उत्तर जो दिया गया, किसी चालू फर्म में किसी कारण से एक नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्यमान साझेदारों की सहमति से फर्मों में प्रवेश दिया जाता है तो उसे साझेदार का प्रवेश कहते हैं, इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। क्या है क्वेश्चन जो पूछा रहा, एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ने किसी चालू फर्म से किसी कारण के नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्यमान साझेदार की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जाता, तो उस साझेदार को प्रवेश यानी प्रवेश उसे साझेदार का प्रवेश कहते हैं, इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक नया साझेदार किस प्रकार बनाया जाता है, एक नया साझेदार किस प्रकार बनाया जाता है, हाउ कैन ए न्यू पार्टनर्स बी एडमिटेड, क्या है, हाउ कैन ए न्यू पार्टनर्स एडमिटेड। तो भारतीय साझेदारी नियम अधिनियम 1900 यानी 31 की धारा 4 यानी 31 के अनुसार किसी व्यक्ति को नया साझेदार विद्यमान साझेदार की सहमति से ही बनाया जाता है। यानी क्या है, जब यानी कोई साझेदार जो नया प्रवेश करवाएंगे, कोई हमारे कोई टीचर को हम एडमिन इसमें बनाए बोलेंगे, यानी ये सब्जेक्ट का पढ़ाई, तो हमारे जो पहले से जो टीचर जो हैं पार्टनर से उसको पहले पूछेंगे
वो सर को रखें या ना रखें, तो उसको पूछना पड़ेगा। तो इसलिए इसी में भी पूछा जाता है एक नए साझेदार किस प्रकार, यानी किस प्रकार नया साझेदार को बनाया जाता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम यानी अधिनियम की धारा 31 के अनुसार किसी व्यक्ति को नया साझेदार विद्यमान साझेदार की सहमति से ही बनाया जाता है। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तो फट जाएगा हमको लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 जो दिया गया है, स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर कीजिए। क्या है? स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी में खाते में अंतर कीजिए। क्या है? और अगर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए अस्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर बताइए, ये भी क्वेश्चन का आंसर होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी और करके दिया गया साझेदार की स्थिर पूंजी तथा स्थिर पूंजी में अंतर बताइए। 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा, 3 ढंग से पूछा जा रहा, मगर आंसर क्या होगा? एक ही आंसर होगा। और जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया और बिहार बोर्ड में पूछा गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्थिर एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। उत्तर दिया गया है अंतर का आधार स्थिर पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते, खाते की संख्या, यानी इसमें 2 खाते खोले जाते हैं और परिवर्तनशील में इसमें एक खाते यानी एक खाता साझेदार का पूंजी खाता खोला जाता है। इसमें 2 खोला जाता है और इसमें पूंजी खाता खोला जाता है। सिर्फ एक साझेदार, एक खाता साझेदार का खोला जाता है। खातों का शेष यानी पूंजी खाते को शेष सदैव क्रेडिट ही होता है। और इसमें जो बोला जा रहा है परिवर्तन में पूंजी खाते का शेष डेबिट अथवा क्रेडिट हो सकता है। क्या पूंजी खाते जो यानी परिवर्तनशील पूंजी जो खाता है कभी यानी डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, इसका मतलब है। और इसमें जो बोला जा रहा है पूंजी खाते का सदैव क्रेडिट ही होता है, यानी स्थिर पूंजी जो है ये सिर्फ क्रेडिट ही करता और ये दोनों करता है। नेक्स्ट 3 नंबर पर है शेष में परिवर्तन। पूंजी खाते का शेष तब तक नहीं बदलता है जब तक कि पूंजी में वृद्धि या कमी ना की गई हो, यानी नहीं की गई हो। और इसमें जो है पूंजी खाते का शेष प्रत्येक लेन देन में बदलता है। इसमें जो क्या नहीं बदलता है और इसमें बदलता है, लेन देन में बदलता है। और लेखांकन है साझेदारी की पूंजी केवल पूंजी का लेखा करते पूंजी के अलावा अन्य समस्त मदों अथवा पूंजी पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा आदि मदों को लेखा साझेदार के चालू खाताओं में करते हैं। यानी साझेदार के यानी पार्टनर्स यानी क्या करेंट अकाउंट्स में यानी किया जाता है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो किया जाता है इसमें सब किया जाता है। और इसमें परिवर्तनशील में इसमें साझेदार से संबंधित समस्त मदों को लेखा साझेदार के पूंजी खाते में किया जाता है। यानी क्या इसमें जो है लेखा जो किया जाता है पूंजी खाते में यानी कैपिटल अकाउंट्स में किया जाता है और इसमें यानी करेंट अकाउंट्स में किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना की सूत्र लिखिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। क्या है? 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना का सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। सॉल्यूशन दिया गया आहरण पर ब्याज कुल गुणनफल गुने ब्याज की दर गुने 1/100 गुने 12। क्या है? कुल गुणनफल और ब्याज की दर, ब्याज की जितना दर रहेगा उतना और गुने 1 और बाय बटा 100 गुने 12। क्या है? 100/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का यानी जो फार्मूला जो होता है टोटल प्रोडक्ट्स गुने यानी टोटल प्रोडक्ट गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने 1 और बाय 100 यानी 100 गुने 12। और यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया। यदि गुणनफल की विधि में महीना बदलने के दिनों की गिनती हो तो यानी होती हो तो 1/12 के बदले 1/35 यानी 365 से गुना करना होगा। यानी जो क्या पूछा जा रहा इसमें जो सूत्र जो दिया गया है गुणनफल और ब्याज की दर और बटे 100 यानी वर्ष का, अगर जो महीना का बात किया जाए एक ईयर्स का बात किया जाए तो 12 महीना,
अगर दिन का बात किया जाए तो यहाँ पर जब महीना यानी महीना का बात किया जाए 1 ईयर्स का तो 12 महीना, अगर दिन का बात किया जाए तो 1/65 हो जाएगा, 365 हो जाएगा। यानी यही यहाँ नोट किया गया है। यदि गुणनफल विधि में महीने के बदले दिनों की गिनती होती हो तो 1/12 के बदले 1/365 के गुना करना होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 3 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, आय व्यय खाता और लाभ हानि समायोजन यानी लाभ हानि खाते में अंतर कैसे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। नहीं क्या है, आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में अंतर कैसे। जल्दी से अंतर करना है फटाफट से। आय व्यय खाता तथा लाभ हानि खाते में निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। और यहाँ पर अंतर का आधार और क्रमांक संख्या और आय व्यय खाता और इधर लाभ हानि खाता। तो चलिए देख लेते हैं। संस्थान है, यह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें लाभ हानि खाता में यह गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी प्रतिष्ठानों द्वारा तैयार किया जाता है। और 2 नंबर पे है उद्देश्य। इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के लिए अधिशेष या कमी ज्ञात करना है। और इसका उद्देश्य है शुद्ध लाभ या अशुद्ध यानी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना। यानी ये जो इसका जो कहना है, इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के लिए अधिशेष या कमी ज्ञात करना, यानी अधिशेष या कमी ज्ञात। और इसका जो कहना है, इसका उद्देश्य शुद्ध लाभ या नहीं तो नहीं शुद्ध हानि ये ज्ञात करेगा। और इसमें जो शेष है, आय व्यय खाता में क्या बोला जा रहा, इस खाते की क्रेडिट शेष को व्यय पर आय की अधिकता तथा डेबिट शेष को व्यय की आय पर अधिकता कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसका खाते की क्रेडिट शेष को शुद्ध लाभ कहा जाता है और डेबिट शेष को शुद्ध हानि कहा जाता है। और इस 4 नंबर पर दिया गया आधार है, यह प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा अतिरिक्त सूचनाओं के आधार तैयार यानी आधार पर तैयार किया जाता है। और इसमें जो बोला जा रहा है, यह तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट जो है 5 नंबर आहरण है, सदस्यों द्वारा अधिशेष का आहरण नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो बोला जा रहा है, संस्था के स्वामी स्वामी शुद्ध लाभ की राशि निकाल सकते हैं, शुद्ध लाभ की राशि निकाल सकते हैं। तो इतना ही था आज के लिए सेशन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है किसी को। और एक बार जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज 7 बजे क्लास भी होगा, 7 बजे जो होगा क्लास भी होगा। आज 7 बजे क्लास भी होगा। बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर क्वेश्चन होगा, जो कि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।